नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जगदीप धनखड़ साहब यानी देश के उपराष्ट्रपति जयपुर में थे बुधवार को और अवसर था 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। उसके उद्घाटन समारोह में वो बोल रहे थे और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो फिर से सुर्खी बनी है। और केवल ये सुर्खी बनने की वजह से मैं आज ये चर्चा नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि धनखड़ साहब ने कुछ बहुत ही वैलिड पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदुओं को फिर से सामने रखा है, देश के भी, सरकार के भी और जुडिशियरी के भी। खास तौर से जो पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, जो टकराव देखने को मिल रहा है, जब जब सदन से या सदन के बाहर से एनजेएसी को लेकर के, कुछ कंडक्ट को लेकर के, कुछ टिप्पणियों को लेकर के सवाल उठे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उसके किसी ना किसी रूप में जवाब दिए गए हैं या संदेश भेजने की कोशिशें हुई हैं। अटॉर्नी जनरल के जरिए पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो संवैधानिक पदों पर लोग आसीन हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए। और इसको लेकर के ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। उन्होंने कहा है कि हर एक को अपनी मर्यादा में, गरिमा में रहना चाहिए। जिस तरीके से विधायिका न्यायपालिका के फैसलों और दूसरे कामकाज की समीक्षा नहीं करती है या उस पर टीका टिप्पणी करने से परहेज करती है, उसी तरीके से न्यायपालिका का भी ये दायित्व बनता है कि वो अपने खांचे में रहे। यानी सीधे सीधे उन्होंने ये कहा है कि अपनी हदों में रहे। और ये ऐसा लगता है कि चीजें अब निर्णायक दिशा में बढ़ रही हैं। दिशा में पहले बढ़ चुकी हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पहुंच रही हैं वहां जहां इनको पहुंचना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने सीधे सीधे ये कहा है कि जुडिशियल प्लेटफॉर्म से पब्लिक पोस्चरिंग ठीक नहीं है। और ये एक बड़ी टिप्पणी है उनकी तरफ से। कई और भी मुद्दे हैं और सब इसी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जो धनखड़ साहब ने कहा है, मैं एक एक करके वो पढ़ करके टिप्पणी लूंगा अपने खास मेहमान की। और ये खास मेहमान कोई और नहीं है, आप सब जिनका इंतजार करते रहते हैं, विजय सरदाना साहब हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। विजय जी, उपराष्ट्रपति ने जो वहां उद्घाटन भाषण दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जुडिशियल प्लेटफॉर्मों से जनता के लिए दिखावा करना अच्छा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें आश्चर्य हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने अटॉर्नी जनरल को अपनी नाराजगी संवैधानिक अधिकारियों को बताने के लिए कहा। और जाहिर है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मामले में सुनवाई का ही जिक्र कर रहे थे जब वो ऐसी बात कह रहे थे। और जो 8 दिसंबर में उनका भाषण था राज्यसभा में, वो उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों तक हमारी जो नाराजगी है, हमारा जो ऐतराज है, वो पहुंचा दीजिए। तो ये जो उपराष्ट्रपति की तरफ से कमेंट आया है, ये
क्या संकेत देता है? और जो मैंने शुरू में कहा था कि जितने भी इदारे हैं, संस्थाएं हैं संवैधानिक, उनको अपनी-अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। क्या उपराष्ट्रपति ने एक बार फिर उसी तरफ इंगित कर दिया है? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। सर, आज इस देश में सबसे इम्पोर्टेंट जो चर्चा है वो ये चल रही है कि जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है और जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है और जो संविधान में जजेस की पावर्स हैं अपॉइंटमेंट को लेके, कौन सही है कौन गलत है, इसको लेके चर्चा चल रही। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, दो फंडामेंटल इश्यूज जो मैं आपके दर्शकों के सामने रखना चाह रहा हूं। जी। सबसे पहले तो ये कि भारत के संविधान में एक प्रोसीजर दिया गया है कि आप किस तरह से जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे। ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड नॉर्म दिया गया है आर्टिकल 124 में। देश की जनता आर्टिकल 124 इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ सकती है, इसमें कोई हिडन डॉक्यूमेंट नहीं। और उसमें यह कहा गया है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब सवाल यह है कि कंसल्टेशन शब्द की व्याख्या कैसे की जाएगी, और इस पे कुछ केसेस हुए और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, और इंटरप्रेट करके उन्होंने ये कहा कि कंसल्टेशन का मतलब है कंसेंट की बगैर सुप्रीम कोर्ट के। कंसल्टेशन का मतलब चॉइस नहीं है, जो हम कहेंगे वो आपको करना होगा। इसका मतलब राष्ट्रपति साहब के विवेक की जरूरत नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट लिस्ट देगा उसको आपको एडॉप्ट करना होगा। तो कंसल्टेशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा अगर हम वर्बेटिम जाते हैं तो। इसका मतलब यह है कि और मजे की बात यह है कि कंसोर्टियम को लेके, जजेस को लेके जब ये लाइन लिखी गई थी विधान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें भी इस बात की चर्चा हुई थी कि क्या जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। जी जी। तो तब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जब ये लाइन ड्राफ्ट हो रही थी तब ये कहा गया था नहीं कर सकते, क्योंकि जजेस भी बायस्ड हो सकते हैं, क्योंकि वो भी इंसान हैं, हम में से कोई भगवान नहीं है। उनकी भी वही कमजोरियां हो सकती हैं जो एक ब्यूरोक्रेट की है, जो एक पॉलिटिशियन की है, जो एक जज की है। जज भी तो इंसान है ना, उसका भी परिवार है, वो भी समाज में रहता है, उसके भी सुख दुख होंगे, उसके भी अपने कोई एस्पिरेशन होंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं है। और जज बनने से पहले वो वकील थे, उनके अपने काम करने के तरीके होंगे। तो कहने का मतलब ये था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक पूरा सिस्टम होगा। और उसकी, क्योंकि देश के न्यायाधीश की बात हो रही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, तो उसके लिए राष्ट्रपति साहब सब जगह से इनपुट लेंगे और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कंसल्ट करेंगे। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति साहब के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी होगी, सरकार की रिपोर्ट भी होगी, जजेस की भी रिपोर्ट होगी, चीफ जस्टिस की भी रिपोर्ट होगी, और उनका बायोडाटा भी होगा, और बहुत सारी जानकारी होगी। और जो राष्ट्रपति साहब को सही लगेगा उनको नियुक्त किया जाएगा एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं साहब, हम जो कहेंगे वही होगा, राष्ट्रपति साहब के पास कोई पावर नहीं। कोलोजियम का मतलब यह बना दिया गया कि राष्ट्रपति साहब को कोई अधिकार नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट से लिस्ट जाएगी वो सर्वमान्य होगी, और हम जो कहेंगे वो अल्टीमेट फैक्ट होगा। अब सवाल जनता को सोचना है कि सच क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा क्या ये कह रही है या कंसल्टेशन की बात कर रही है। इंटरप्रिटेशन जजेस ने किया और इंटरप्रिटेशन उन्होंने अपने फेवर में किया। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ लाइफ। उन्होंने ये नहीं कहा कि लॉ मंत्रालय करेगा या प्राइम मिनिस्टर करेगा या प्रेसिडेंट हाउस करेगा या कोई और करेगा। उन्होंने कहा नहीं, हम ही करेंगे। इसका मतलब उन्होंने जो जजमेंट दिया वो सेल्फ अपने फेवर में दिया। उसके आधार, उसके चर्चाएं, उन्होंने उसके तथ्य सामने रखे।
लेकिन क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात है? जब हम बात कर रहे हैं कि संविधान के मूल ढांचे को आप छेड़ नहीं सकते, यही एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप संविधान के मूल ढांचे को नहीं छेड़ सकते, लेकिन जब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात आती है, कंसल्टेशन का मतलब कंसेंट होता है, तो आपने मूल ढांचे को छेड़ दिया। अब सवाल यह है कि रास्ता क्या है? यह है भूमिका आज तक की। अब जो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा, अब वाइस प्रेसिडेंट साहब ने थोड़ी सी वाइस प्रेसिडेंट साहब की भूमिका पे जाते हैं, उनके इतिहास पे जाते हैं। वो जी, जी। खुद सीनियर लॉयर हैं, उनका करीब 30 साल का अनुभव है लॉ की प्रैक्टिस में। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कानून में किस तरह से, कोर्ट्स में किस तरह से काम होता है, इसको नहीं देखा होगा। जैसे हम लोग समाज में रहते हैं, वैसे ही बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाज में रहते हैं, वैसे ही जजेस समाज में रहते हैं। तो जब हम सब समाज के हिस्सा हैं, तो समाज में जो खराबियां हैं उसकी जानकारी सबके पास है। हम ये तो नहीं कह सकते कि जुडिशरी में खराबी नहीं है, क्योंकि आज आम आदमी का परसेप्शन क्या है, चाहे जजेस कुछ भी बोले, क्या आम आदमी ये मानता है कि जुडिशरी न्याय कर रही है? सवाल ये है। इस पे एक, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं, आम आदमी पॉजिटिव सोचता है जजेस के बारे में या जुडिशरी सिस्टम के बारे में, तो इस पे एक रेफरेंडम करा लेना चाहिए, एक सर्वे करा लेना चाहिए, और पब्लिक ओपिनियन बता देगी कि क्या स्थिति है, तो सब चीजें सामने आ जाएंगी। अब सवाल यह है कि जो उपराष्ट्रपति साहब ने कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई आप जो काम कर रहे हैं, आपका काम है न्याय देना, पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। पार्लियामेंट गलत सलत जो भी कानून बनाती है, वो पार्लियामेंट का अधिकार क्षेत्र है। विद इन कॉन्स्टिट्यूशन हम काम कर रहे हैं, हमें अपनी मर्यादाएं पता है, आप भी अपनी मर्यादा में रहे, एग्जीक्यूटिव भी अपनी मर्यादा में रहे, तो सब ठीक चलेगा। लेकिन आप अगर ये कहने लगे थ्रू अटॉर्नी जनरल कि आप जाके अपने पॉलिटिकल मास्टर को समझा दीजिए कि यह तरीका ठीक नहीं है, तो उन्होंने इस बात पे ऑब्जेक्ट किया कि आप होते कौन है? हम भी अपना विचार रख सकते हैं ना। अगर हम कह रहे हैं कि जुडिशरी सही काम नहीं कर रही है, तो कुल मिला के सवाल यह है कि फिर जुडिशरी के ऊपर किसकी अकाउंटेबिलिटी है? जुडिशरी किसको अकाउंटेबल है? सवाल अब यह बनता है। इसका मतलब जुडिशरी ये कहेगी कि हम किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति साहब हमसे पूछ नहीं सकते, क्योंकि कॉलेजियम डिसाइड कर रहा है। जुडिशरी सही काम कर रही है, गलत कर रही है, इस पे भी आप सवाल नहीं कर सकते। जस्टिस डिले हो रहा है, छुट्टियां हो रही हैं, जो भी जनता में चर्चाएं चल रही है सोशल मीडिया में आजकल, उसका कोई मतलब नहीं है, समाज की चिंताओं का कोई मतलब नहीं है। तो जुडिशरी किसके लिए अकाउंटेबल है? जुडिशरी की जवाबदेही किस पे है? क्या हम ये कह सकते हैं कि संविधान में जुडिशरी की जवाबदेही किसी पे नहीं है? क्या हम ये कह सकते हैं? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जुडिशरी इज ए अल्टरनेट फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप? ऐसा नहीं होता है। इसी बात को लेके धनखड़ साहब ने यह कहा है कि देखिए, आपकी अपनी मर्यादाएं हैं, पॉलिटिकल सिस्टम की अपनी मर्यादाएं हैं, एग्जीक्यूटिव सिस्टम की अपनी मर्यादाएं हैं। अगर हर तबका अपने अपनी मर्यादाओं में रहेगा तो सब कुछ ठीक चलेगा। हम एक दूसरे पे एनक्रोच ना करें। अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहते हैं आई एम नॉट हैप्पी विद द जुडिशरी सिस्टम, आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि ऐसी इमेज बाहर क्यों जा रही है। आप ये नहीं कह सकते कि आप हमारे पे क्यों कमेंट कर रहे हैं। कमेंट होगा। हकीकत तो ये है सर, आज सोशल मीडिया पे आप जाइए, मुझे लगता है कि जजेस को इस बात को देखना चाहिए कि जनता में कितना रोष है जुडिशरी को लेके, और अगर वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली आप पब्लिक ओपिनियन को पॉलिटिकल सिस्टम के साथ अलाइन कर रहे हैं, और आपके साथ पब्लिक ओपिनियन श्रिंक हो रही है। पहले यह होता था कि लोग ये कहते थे जुडिशरी जनता के साथ है, और पॉलिटिकल सिस्टम नॉन अकाउंटेबल है, कि वो किसी की बात नहीं सुनते। लेकिन जो सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं, उससे तो ये ट्रेंड लग रहा है कि जनता पॉलिटिकल सिस्टम के साथ अलाइन हो रही है, और ये कह रही है कि जुडिशरी को आम जनता की परवाह नहीं है।
ये एक चिंता की बात है, क्योंकि परसेप्शन नेगेटिव जा रहा है। और इसी बात को लेके धनखड़ साहब ने बोला, वाइस प्रेसिडेंट ने बोला कि ये जो आप कह रहे हैं एजी के माध्यम से कि आप जाके कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को या पार्लियामेंट्री सिस्टम को या मिनिस्टर्स को समझाइए कि आप इस तरह के स्टेटमेंट ना दें, तो सर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या मंत्री का नहीं हो सकता या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नहीं हो सकता? आप इतना क्यों घबरा रहे हैं अपने क्रिटिसिज्म से? मुझे याद है सर कि इंडियन इसमें यूके के न्यूज़पेपर पे, वो मेरे पास कहीं होगा, नहीं तो आप नेट पे जाइए, वहां पे यूके के मेन हेडलाइन पे अगले दिन कोई एक जजमेंट था, उस पे यूके के एडिटोरियल ने लिखा था यू आर फूल्स, जजेस के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के यूके के जजेस ने कहा था कोई बात नहीं है, उनकी ओपिनियन है, हमें अपना काम करना, उनकी ओपिनियन है, हम उसको बुरा नहीं मानते। दे हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज अस एंड इफ वी हैव डन एनीथिंग रॉन्ग इट इज फॉर अस टू इंट्रोस्पेक्ट। वो होती है मैच्योरिटी, ना कि ये कहा जाए कि आप हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं तो आप इंट्रोस्पेक्ट करिए कि ऐसा माहौल क्यों बन रहा है, क्या जजेस की तरफ से कोई गलती हुई है, क्योंकि कोई भगवान नहीं है। अगर जजेस ये सोचते हैं कि वो भगवान है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर एक जजेस अपने सिस्टम के अंदर 30 पर्सनल एग्जीक्यूटिव रखते हैं टैक्स पेयर के, आप कहते हैं हमें पर्सनल स्टाफ चाहिए 20 आदमी का, 15 आदमी का, इवन आफ्टर रिटायरमेंट, जो अभी थोड़े दिन पहले न्यूज आई थी, ये क्या बताता है? तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज जनता के पास हैं। मुझे लगता है कि जो धनखड़ साहब ने कहा ये सबके लिए सोचने का मुद्दा है। आपने अभी एक बात की चर्चा की विजय जी, मैं पहले की सरकारों पर जो आपने टिप्पणी की कि एक परसेप्शन था कि वो किसी की सुनती नहीं है, पर आज की सरकार तो बहुत संवेदनशील इसलिए दिखाई पड़ रही है कि अभी 4-5 दिन पहले ही हमें ये पढ़ने को मिला कि उच्च न्यायालयों में जो 40 जजों की नियुक्ति की फाइल थी, वो सरकार क्लियर करने जा रही है। मतलब किस सुप्रीम कोर्ट से ही कोई टिप्पणी आ गई थी कि साहब जब आप नियुक्ति की नई प्रणाली विकसित करेंगे वो तब होगी, पर अभी कॉलेजियम ने जो सिस्टम बनाया है, जो फाइलें भेजी हैं नियुक्तियों की, वो तो क्लियर करिए। और सरकार की तरफ से बयान आ गया कि हम 40 जजों की नियुक्ति की फाइल क्लियर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये झगड़ा अपनी जगह है जो चल रहा है, ये मतभेद अपनी जगह है, और जो नियुक्तियों की प्रक्रिया है उसमें कहीं कोई अड़ंगेबाजी की बात है ही नहीं। हाँ, सरकार के जो कानून मंत्री हैं उन्होंने जरूर इस बात का खुलासा किया था कि ये बात ठीक है कि न्यायपालिका में कोई आरक्षण व्यवस्था नहीं है कि इतने प्रतिशत पिछड़े, इतने प्रतिशत एससी एसटी या इतने प्रतिशत महिलाएं। पर हमारा ये आग्रह रहता है कॉलेजियम से कि समाज के और देश के अलग अलग हिस्सों के जजों की नियुक्ति की जाए ताकि सबको मतलब समावेशी तरीके से सबको उसमें प्रतिनिधित्व मिल जाए, लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो ये अगेन जो है, जो उंगली उठती है वो कॉलेजियम की तरफ उठती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ उठती है, ना कि सरकार की तरफ। बिल्कुल सही है सर। देखिए, अगर आप कॉलेजियम सिस्टम देखते हैं, कॉलेजियम सिस्टम क्या बोलता है? कॉलेजियम सिस्टम बोलता है कि जो टॉप 4 जजेस हैं, वो जो उनके पास नाम आते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से आए, उस पे वो चर्चा करेंगे और फिर वो उन लोगों से बात करेंगे उनके क्रेडेंशियल्स जानने के लिए। सर ये बात तो सही है कि हिंदुस्तान में करीब 1100 जजेस हैं जो हाई कोर्ट में सर्विंग करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि 4 जजेस 1100 में कितनों को जानते होंगे? 50 को, 100 को, 200 को, 500 को? क्या 1111 पूरे के पूरे लोगों को क्या सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जानता होगा? इम्पॉसिबल है। तो उसके बारे में ओपिनियन कैसे बिल्ड होगी? अगर एक कॉम्पिटेंट जज है किसी हाई कोर्ट में और वो ज्यादा पीआर में और अपने आप को विजिबिलिटी नहीं करता, अपना काम करता है,
और उसके बारे में कोलेजियम को ज्यादा जानकारी नहीं है फॉर वॉट एवर रीजंस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो कोलेजियम में जज है वो भगवान नहीं है, वो भी इंसान है। उनकी भी एक लिमिटेशन होगी कि कितना टाइम वो पीआर एक्टिविटी में दे और कितना काम वो डे टू डे केसेस हैंडल में करें। आफ्टर ऑल उनके ऊपर भी प्रेशर है। तो सवाल ये आता है सर कि जिनको आप नहीं जानते क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं है? तो मुद्दा क्रिटिसिज्म का यही है कि कोलेजियम के पास वो सारे संसाधन नहीं है कि आप 1100 जजेस में से बेस्ट 30 जज निकाल के सुप्रीम कोर्ट में ले आए। उसके लिए आपको एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म चाहिए, जैसे हमारे यहां यूपीएससी है या बाकी सिस्टम्स हैं जहां पे हम अपॉइंटमेंट्स करते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट करना आसान नहीं है। 1100 लोगों की एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज करने के लिए आपको पूरा एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट चाहिए। आज हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप चले जाएं, मैं अपने कॉर्पोरेट पुराने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, अगर मेरे पास 300 का भी स्टाफ था तो मेरे पास पूरा एक एचआर डिपार्टमेंट था जिसका काम 12 महीने ये होता था कि रिक्रूटमेंट करो, कैंडिडेट आइडेंटिफाई करो, उसका स्क्रीनिंग करो और धीरे धीरे वो फाइनल हमारे तक आता था कि सर इसका फाइनल इंटरव्यू करना है। वो एक प्रक्रिया है। कोलिजियम कितना टाइम दे पाएगा इस सब काम पे? तो सवाल ये उठता है। और बात जो आ रही है बार बार घूम फिर के, जो भाई भतीजावाद या एक यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक, ये जो बार बार बात आ रही है सिस्टम में, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सच होगा। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर ये सच नहीं होता और इसमें अगर कुछ नहीं होता तो सारा डेटा पब्लिक में रखने में दिक्कत क्या है? हम जब प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद करते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट होइए, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहते हैं आप ट्रांसपेरेंट होइए, हम बाकी सब संस्थाओं से, ब्यूरोक्रेसी से कहते हैं आप अपने एसेट डिक्लेयर करिए और ट्रांसपेरेंट होइए, जुडिशरी क्यों एक्सेप्शन चाहती है? आपको किससे डर है? क्या ब्लैकमेलिंग एक एमपी का नहीं हो सकता? क्या ब्यूरोक्रेट का नहीं हो सकता? सबका हो सकता है। तो अगर आप ट्रांसपेरेंट है, अगर कोई ब्लैकमेल करेगा भी और अगर वो झूठा मुकदमा आपके खिलाफ करता है तो उसके खिलाफ भी तो कार्रवाई हो सकती है ना। तो ट्रांसपेरेंसी का तो कोई अल्टरनेट होता नहीं है सर, किसी भी पोजीशन पे आप हो। इसीलिए पूरी दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि आप किसी भी पोजीशन पे हो, अगर आप इंसान हैं तो आपके अंदर भी कुछ कमजोरियां हो सकती हैं। यह मानना कि पूरी दुनिया की जुडिशरी कोड ऑफ कंडक्ट एडॉप्ट करती है तो क्या वो गलत है? क्या वहां जजेस कॉम्प्रोमाइज होते हैं? ऐसा नहीं। ये गाइडिंग प्रिंसिपल है कि हम शपथ लेते हैं कि हम ये कार्रवाई इस हिसाब से करेंगे। तो दिक्कत कहां है? क्यों हम ट्रांसपेरेंसी में, क्यों हम अकाउंटेबिलिटी से भागते हैं? सवाल यह है। और जिस तरह से जो टग ऑफ वॉर चल रहा है बिटवीन पॉलिटिकल सिस्टम और जुडिशरी, मैं तो कहूंगा जुडिशरी को खुल के ये बोलना चाहिए, आप कर लीजिए ना सारे इन्वेस्टिगेशन, ये रही हमारे एसेट डिक्लेरेशन, ये रहे हमारे प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, हमारे बच्चे कहां एम्प्लॉयड है ये हम आपको बता रहे हैं। आप सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाइए ना, कौन उंगली उठाएगा आप पे? जब आप छुपने की बात करते हैं या हाइड करने की बात करते हैं तो शक पैदा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है या गलत है, लेकिन शक के फिर कई डायमेंशन निकलते हैं जिससे जुडिशरी की साख खराब होती है। तो निवेदन यही है कि जब हम पूरी दुनिया से ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले तो जजेस को शुरुआत करना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी किसको बोलते हैं। फिर जनता पॉलिटिशियन पे दबाव डालेगी कि जिस तरह से जजेस ट्रांसपेरेंट है आप क्यों नहीं हो सकते। तो साख बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो लीड बाय एग्जाम्पल, क्योंकि जुडिशरी से बहुत उम्मीदें हैं। डेमोक्रेसी में जुडिशरी से सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। तो मुझे लगता है जुडिशरी के ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप हाइड नहीं करना चाहिए, आपको ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। विजय जी, बात सही है।
जब संपत्ति सार्वजनिक करने की बात आई थी तो एक लंबा विवाद शुरू हो गया था। कुछ जजेस ने कर दी थी, कुछ जजेस ने फिर भी नहीं की थी। पर मैं एक दूसरा सवाल उठाना चाहता हूं। शो में बैठने से पहले आपने बहुत अहम एक मुद्दे की तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट किया। यूएन की देखरेख में दुनिया भर के देशों ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था और लंबी चर्चा के बाद वो बना था। 60 से अधिक देश 60 से अधिक देशों की जुडिशियरी उसको अंगीकार कर चुकी है, उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रही है, कंडक्ट कर रही है। हमारे यहाँ की जुडिशियरी को क्या परेशानी है? सर, आपके दर्शकों के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट रखता हूं। होप कि हमारे सारे दर्शक इसको पढ़ पाएंगे। एक यूएन की संस्था है, यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम। उन्होंने एक एक्सरसाइज की थी कि व्हाट शुड बी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस, और इसमें करीब 75 देशों के जजेस ने इनपुट दिए। 75 देशों के, वहां के बार्स, वहां की जुडिशरी, वहां के कोड ऑफ कंडक्ट, वहां के बाकी सब कानूनों की स्टडी करके एक डॉक्यूमेंट बना जिसका नाम है बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट। ये 2002 में फाइनल डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ। करीब 60 से ज्यादा देशों ने इसको एडॉप्ट किया। हिंदुस्तान की जुडिशरी ने आज तक इसको एडॉप्ट नहीं किया। मैंने इस पे एक आरटीआई डाली थी सर, अपने लॉ मिनिस्ट्री को, कि क्या हमने कोड ऑफ कंडक्ट कोई बनाया है जजेस के लिए। तो उसमें जवाब ये आया कि ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है जो पूरी दुनिया में एडॉप्ट हुआ है। हमने बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट को एडॉप्ट नहीं किया है। और जुडिशरी की अपनी एक इंटरनल कमेटी है, इंटरनल गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट होता है। मेरा सवाल यह है कि सर, बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट में प्रॉब्लम क्या है? हमारी जुडिशरी उसको एडॉप्ट क्यों नहीं करना चाहती? हम तो बात कर रहे हैं ना कंडक्ट की। और उसमें सवाल क्या है? उसमें सवाल तो बहुत फंडामेंटल है। पहला, वैल्यू सिस्टम क्या है? मैं आपकी जनता, अपने दर्शकों के लिए मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सारी चीजें इंटरनेट पे हैं और सारे हमारे दर्शक डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं जी। उसमें पहला प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंस। पहली वैल्यू सिस्टम, इंडिपेंडेंस। किसी को एतराज होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। दूसरा है इम्पार्शियलिटी। हम विदाउट फेवर, बायस और प्रेजुडिस के डिसीजन लेंगे। ये कोड ऑफ कंडक्ट है। क्या भारतीय जुडिशरी को इस पे कुछ एतराज होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने कहा कि विद इन एंड आउटसाइड कोर्ट हमारी कुछ गाइडलाइंस होंगी, कुछ मान्यताएं होंगी। क्योंकि बहुत सारे जजेस, बहुत सारी जो लॉ एसोसिएशन या लॉ फर्म्स हैं, उनके होस्ट होते हैं जब वो सेमिनार्स में जाते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। जब वेकेशंस होता है कोर्ट्स के अंदर तो बहुत तरह के सेमिनार्स होते हैं, वहां पे जजेस जाते हैं। हिंदुस्तान में नहीं, इंडियन एजेंसीज आउटसाइड इंडिया भी सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस करती हैं। वहां जजेस जाते हैं, एड्रेस करते हैं। हॉस्पिटैलिटी कौन करता है? क्या वो कोड ऑफ कंडक्ट में आएगा या बाहर होगा? सवाल ये है। तीसरा सवाल आता है, वैल्यू सिस्टम है इंटीग्रिटी। क्या इंडियन जुडिशरी को एतराज होना चाहिए इंटीग्रिटी से? आई एम श्योर नहीं होगा। चौथा, प्रोप्राइटरी, कि भाई आप जो भी डिसीजन लेंगे बिल्कुल न्यायसम्मत होगा। अपीयरेंस ऑफ प्रायोरिटी आर एसेंशियल टू द परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ जजेस। ये गाइडलाइंस है। अगला सवाल ये है, जब यहां पे भी मुझे नहीं लगता कि किसी जज को एतराज होना चाहिए। पांचवा सवाल है इक्वालिटी। वैल्यू सिस्टम इज इक्वालिटी, जो बैंगलोर प्रिंसिपल्स बोलता है। छठा है कॉम्पिटेंसी एंड डिलीजेंस। जब डिलीजेंस की बात आती है तो सवाल यह आता है सर
कि क्या इंडियन जुडिशरी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए इस पे? नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो 6 प्रिंसिपल्स हैं बैंगलोर कोड ऑफ कंडक्ट के, बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट के जो 6 कोर प्रिंसिपल्स हैं, आई एम श्योर कि कोई भी दुनिया की जुडिशरी इसको एंडोर्स करेगी। जब इसको आप एंडोर्स करते हो तो बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट अपना क्यों नहीं लेते? सही बात। आप अपनी अलग से गाइडलाइन क्यों बना रहे हो? किस बात का आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इस कंडक्ट से? कम से कम वो हाईलाइट कर दीजिए कि ये लाइन ठीक नहीं है, इसलिए हम इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है आपके माध्यम से और जनता को, जितने लोग हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, कि आप लोग सब राष्ट्रपति साहब को ट्वीट करिए, मैसेज डालिए कि हिंदुस्तान में बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट क्यों नहीं एनफोर्स किया जा रहा है? किसको ऐतराज है? हमारी जुडिशरी को क्या ऐतराज है? मुझे नहीं लगता ऐतराज होगा, क्योंकि संविधान के रक्षक और जुडिशियल को कोड ऑफ कंडक्ट देने का अधिकार तो ओनली राष्ट्रपति को साहब को है। तो राष्ट्रपति साहब अगर इस चाहे तो चीफ जस्टिस और जजेस को बुला के ये पूछ सकते हैं कि आप इसको एंडोर्स करिए ना, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। हम नहीं कर रहे हैं। 70-75 देशों से ज्यादा चीफ जस्टिस ने इसमें इनपुट दे के ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं। ये कोई सिर्फ 4 लोगों ने या किसी यूनिवर्सिटी का काम नहीं है। ये यूएन संस्था ने पूरी दुनिया में 75 देशों के इनपुट लेके डॉक्यूमेंट बनाए हैं। 60 से ज्यादा देशों ने इसको एडॉप्ट कर लिया है। हिंदुस्तान क्यों नहीं कर रहा, जहां पे ये खुद फाइनल किया गया? बैंगलोर प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं हम। तो मेरा निवेदन ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का आज सवाल जजेस पे आता है, जुडिशरी पे आता है। आप ये कह सकते हैं कि नहीं हम गलत नहीं कर रहे हैं, मान लिया, तो एडॉप्ट करने में दिक्कत क्या है? कर लीजिए ना, एक और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा और जनता आपका साथ देगी। तो ये इंपॉर्टेंट। विजय जी, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि दुनिया के जो 60 देश इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं उनमें कौन कौन से बड़े देश हैं? अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, या इधर अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह, कौन कौन से ऐसे देश हैं? सर सब है, इनफैक्ट सब ने कंट्रीब्यूट किया है। अगर आप जाएं डिटेल में, हर कंट्री ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, यूरोप ने, यूरोपियन काउंसिल ने, अमेरिका के जो डिफरेंट इवन स्टेट्स हैं, उन्होंने हर लेवल पे इस पे कंट्रीब्यूशन आया है। और जब सबने इसको किया है तो 60 देशों में आप ये मान के चल लीजिए कि जितने बड़े देश हैं सबने अडॉप्ट कर लिया है। बड़े देशों में सिर्फ भारत का नाम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है सर कि अगर इसमें खामी है तो बताया जाए। मैं तो ये कहता हूं चलिए ये अच्छा नहीं है, खराब है, हमारी जुडिशरी ये तो बता दे कि बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट में खराबी कौन सी लाइन में, चलो यही चर्चा शुरू हो जाए। और अगर इसमें कहीं, क्योंकि जब आप कहेंगे कि इसमें इस लाइन में खराबी है, देखिए मैं इसमें इसको बता रहा हूं आपको। द बैंगलोर ड्राफ्ट कोड ऑफ कंडक्ट जुडिशियल कंडक्ट 2001 adopted by the judicial group of strengthening judicial integrity as revised at the round table meeting of chief justices held at the Peace Palace, The Hague in November 2002। सर आज 20 साल हो गए। अगर इसमें कोई खामी थी तो क्या इंडियन जुडिशरी ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को या यूएन बॉडी को लिखा कि आपकी इस गाइडलाइन में ये प्रॉब्लम्स हैं, इसमें ये डिफेक्ट है, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। अगर कोई डिफेक्ट नहीं है तो हम एडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे? सवाल ये आ रहा है क्योंकि आज इश्यू जो आ रहा है समाज में वो कोड ऑफ कंडक्ट को लेके आ रहा है कि जजेस क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। क्योंकि हम इस बात को तो हमें सबको मानना पड़ेगा कि जजेस भी भगवान नहीं हैं। जजेस आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। अपने कैरियर के इनिशियल डेज में वो लॉयर्स रहे, बाद में उनका सिलेक्शन हुआ एज ए जजेस। तो पहले जो वो काम एज ए लॉयर कर रहे थे, उनके एक्सपीरियंस को देख के उनको जज बना दिया गया। इसमें कोई खराबी नहीं है,
लेकिन ये मानना कि उनमें ह्यूमन वीकनेस नहीं हो सकती, ये मैं मानने को तैयार नहीं। क्योंकि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें जजेस का, तो क्या हम ये कहना चाहेंगे कि आज तक जजेस पे कोई एलिगेशन नहीं लगा? क्या जजेस के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिले, चाहे वो करप्शन हो या दूसरी चीजें हो? इवन खुद ही जो रिटायर्ड जजेस हैं, उन्होंने जुडिशरी के बारे में क्या बोला? इवन जो सीनियर लॉयर्स हैं, उन्होंने इंडियन जुडिशरी के बारे में क्या किताबें लिखी हैं? तो जब आप इस तरह की चीजें समाज में देखते हैं, इसका मतलब ये है कि सुधार की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनको खुले मन से ये कहना चाहिए। हो सकता है कि आज के 4 जजेस जो कोलिजियम में हैं, वो बहुत ईमानदार है, मान लिया। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले कॉलेजियम के जो जजेस होंगे, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होंगे? क्या हम बता सकते हैं कि इसकी गारंटी कौन लेगा? हम तो देखते हैं ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखते हैं, पार्लियामेंट में भी देखते हैं कि एक मिनिस्टर बहुत ईमानदार है, दूसरा मिनिस्टर करप्ट भी निकलता है। एक चीफ मिनिस्टर ने बहुत अच्छा काम किया, दूसरे ने कुछ नहीं किया। एक ब्यूरोक्रेट बहुत अच्छा था, दूसरा बहुत खराब था। एक प्राइवेट सेक्टर में एमडी बहुत अच्छा था, दूसरा करप्ट था या इनकॉम्पिटेंट था। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि जजेस के पूरे जो सिस्टम है, जो जजेस कम्युनिटी है, उसमें ह्यूमन वीकनेसेस नहीं होंगी? हम ये कैसे मान लें? तो इसीलिए चेक्स एंड बैलेंसेस किसी भी समाज के हित में होता है, और मुझे लगता है कि जुडिशरी को इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए और जनता को यह मैसेज देना चाहिए कि वी आर ओपन टू स्क्रूटनी। देखिए, आपकी इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। लेकिन उपराष्ट्रपति ने जो नाराजगी जाहिर की है, वो तो संभवतः इसी को लेकर के ज्यादा की है ना, कि आप एक जुडिशियल प्लेटफॉर्म पर बैठ करके जनता के लिए एक पोस्चरिंग कर रहे हैं, यानी जनता को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए। ये जो आए दिन हम हेडलाइन पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फला को फटकार लगाई, फला सरकार को फटकार लगाई, फला मंत्री को, फला मंत्रालय को फटकार लगा दी, क्या एक आदत पड़ गई है जुडिशियरी को भी कि एक ऐसी छवि उनकी समाज में बन गई है जैसे कोड़ा उनके हाथ में है, और कोई भी अगर छोटी मोटी गलती भी कर रहा है, बड़ी गलती भी कर रहा है, तो वो कोड़ा फटकार रहे हैं उन पर। और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर ये इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको ऑन कर लेते हैं, अपने ऊपर लागू करते हैं, तो क्या वो फिर बंधेंगे हर तरह के, मतलब कंडक्ट करते हुए उनको ध्यान रहेगा कि ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इसलिए वो इसको नहीं मान रहे हैं। और इसी के संदर्भ में कॉलेजियम सिस्टम भी अकेले हिंदुस्तान में है, दुनिया भर के देशों में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो व्यवस्थाएं दुनिया भर के देशों में हैं, वो भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यहाँ भी स्पेशल ही बने हुए हैं, तो सवाल तो उठेंगे। देखिए ओंकार जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। मेरा ये कहना है, एक आप प्रैक्टिकल सिनेरियो देखिए कि प्रधानमंत्री साहब के पास पूरा मंत्रिमंडल है, जितनी मंत्रालय हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। आपने कभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को यह कहते सुना कि देखिए, आप जाके फलाने आदमी को या मंत्री को बोलिए कि मैं आपके काम से संतुष्ट नहीं हूं, आप अपने काम करने के तरीके को सुधार लीजिए? कभी आपने इस तरह के स्टेटमेंट पब्लिक में देखे? नहीं देखे होंगे, क्योंकि एक कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है। क्या प्रधानमंत्री ने किसी सेक्रेटरी को बोला, एग्जीक्यूटिव को, पब्लिकली कि देखिए आप अपने काम करने को तरीके को सुधार लीजिए, ये ठीक नहीं है? उन्होंने उनके पीएस को या किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोला हो या किसी और को बोला हो कि आप जाइए और उनको बोलिए कि आप अपना काम करने का तरीका बदल लीजिए, और वो पब्लिक में उन्होंने बोला हो? क्या ऐसा आपने कभी सुना? नहीं सुना। ऐसा नहीं है कि मंत्रियों के काम से प्रधानमंत्री खुश नहीं होंगे या खुश होंगे, या उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया होगा। उन्होंने दिया होगा, उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी दिया होगा, उन्होंने अपने मंत्रियों को भी दिया होगा, उन्होंने अधिकारियों को भी डांट लगाई होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं लगाया होगा। उनके पास ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिनसे वो नाखुश होंगे।
लेकिन वो पब्लिक में जग जाहिर नहीं की जाती। एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है। धनखड़ साहब का कहना यही है कि आपको अगर किसी चीज को लेके ग्रीवेंसेस हैं तो आप चीफ जस्टिस साहब या जो भी आपका सिस्टम है, आप लॉ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेके अपनी ग्रीवेंसेस एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसको पब्लिकली कहने की क्या जरूरत है? आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? क्या आप जनता में एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार गलत कर रही है? कुछ ना कुछ तो इंटेंशन होगा, क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन चैनल सब खुले हुए हैं। आप उनको अपने प्रोग्राम से में बुलाते हैं, अपने सेमिनार कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं, आपकी बहुत सारी मीटिंग्स होती होंगी। आफ्टर पूरा लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय है इस देश में, वो किस लिए है? अगर उसका जुडिशरी से कोई वास्ता ही नहीं है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो वो फिर किस लिए है मंत्रालय? इसका मतलब यह है कि धनखड़ साहब ने कहा कि देखिए, आप पब्लिक पोस्चरिंग मत करिए, आप कोर्ट में बैठ के ये डायरेक्शन मत दीजिए अटॉर्नी जनरल को कि आप जाइए और पार्लियामेंट में इसको बोलिए या मंत्री को समझाइए या अधिकारी को समझाइए या इसको समझाइए। ये आपका काम नहीं है। राइट ऑफ एक्सप्रेशन सबका है, आपको पसंद आए या नहीं आए वो अलग बात है। हाँ, अगर आपको किसी बात की नाराजगी है तो आप कंसर्न मंत्री से या लॉ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप उनको बुला सकते हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि हमें आपसे कुछ बात करनी है, और आप एक म्यूचुअली, चाहे चीफ जस्टिस या ग्रुप ऑफ जजेस, जाके अपने एक्सप्रेशंस बता सकते हैं कि इन चीजों को रोका जाए, ये ठीक नहीं है जुडिशरी की इमेज के लिए। तो निश्चित रूप से कोई भी संवेदनशील सरकार नहीं चाहेगी कि डेमोक्रेसी में जुडिशरी की इमेज खराब हो। कहने का मतलब यह है कि देखिए, कम्युनिकेशन के कई तरीके हैं, लेकिन आप जिस तरह से कर रहे हैं ये पब्लिक पोस्चरिंग है। आप ये जो कर रहे हैं इससे गलत मैसेज जा रहा है, इससे एक फ्रिक्शन दिख रहा है जुडिशरी और लेजिस्लेटिव में, जो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि धनखड़ साहब एक सीजन्ड एडवोकेट है, सीनियर है, पॉलिटिकल लाइफ, पब्लिक लाइफ का एक्सपीरियंस है, कोर्ट का एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये सबको मिलकर सोचना है, इंक्लूडिंग जजेस। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हम में से कोई भगवान नहीं है, गलतियां हम सब कर सकते हैं। लॉयर्स भी अगर गलती कर सकते हैं तो जजेस उनको ठीक करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, इसको बहुत स्पेसिफिकली ना लिया जाए। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक कंपनी को लीगल ओपिनियन दी। आर्बिट्रेशन का मुद्दा था हिंदुस्तान के बाहर। उस लीगल ओपिनियन पे आर्बिट्रेटर्स ने क्या रिएक्ट किया, ये इंटरनेट पे है, मैं स्पेसिफिक में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूं, रिसर्च करता रहता हूं, समझता हूं कि हमारे यहां जो रिटायर्ड जजेस जो प्रैक्टिस करते हैं, उनकी ओपिनियन के ऊपर जो जुडिशरी है या आर्बिट्रेटर्स हैं वो कितना वेटेज देते हैं। अगर आप उसको पढ़ोगे तो ये पता लगता है कि जिस तरह से ड्राफ्टिंग या ओपिनियन दी गई, वो क्वेश्चन मार्क ये उठाती है कि क्या इस तरह से हमारे यहां पे कोर्ट्स में जजेस सोचते हैं, या वो जानबूझ के एक गलत ओपिनियन थी, या वही एक अंडरस्टैंडिंग थी जज की, रिटायर्ड जज की। क्या पर्पस था? क्या फैक्ट्स को इग्नोर किया गया या फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया? तो आज हकीकत यह है। दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आज बहुत सारी चर्चाएं लाइव टेलीकास्ट हो रही हैं जजेस की, जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और बाकी कोर्ट्स में जो चल रहा है, आज यूट्यूब पे भरा पड़ा है। वो आप उन चर्चाओं को सुनिए, जलीकट्टू की चर्चा को आप सुनिए। 5 घंटे की चर्चा मैंने सुनी है, जिसमें हिंदुस्तान के सीनियर वकील और पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बैठ के उसकी चर्चा की है। आप उसको सुनिए, आपको पता लगेगा कि क्वालिटी ऑफ डिस्कशन किस लेवल का है। दुख होता है देख के, सॉरी टू से दिस, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं इसलिए ये सुनता हूं कि सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। लेकिन जब आप इस चीजों को सुनते हैं और जिस तरह से चर्चाएं होती हैं, ये क्वालिटी ऑफ डिस्कशन एप्रिशिएबल नहीं है। ये गलत मैसेज जा रहा है। ये क्वालिटी ऑफ
जुडिशियल प्रोसेस, आर्ग्यूमेंट की क्वालिटी, चाहे वो लॉयर्स हो या डिस्कशंस हो, ये बहुत कुछ बता रहा है कि जो सीनियर लॉयर्स हैं या जिस तरह के डिस्कशंस हो रहे हैं इतने सीनियर लेवल पे, उसका क्वालिटी ऑफ डिस्कशन क्या है। क्या हम फैक्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं या फैक्ट्स पता ही नहीं है। हम जस्ट बिकॉज आई हैव अपॉर्चुनिटी इज ए सीनियर लॉयर टू आर्ग्यू, मैं कुछ भी बोलूंगा, कुछ भी चलता है वहां पे। ये तो अब रिकॉर्डेड एविडेंसेस है इस पे यूट्यूब पे। दुख होता है कभी कभी देख के, कभी कभी बहुत अच्छी चर्चाएं भी सुनने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब है कि ये हम कह नहीं सकते कि इंडियन लीगल सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम में आइडियल है, यहां कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई कमजोरियां नहीं है। बहुत कमजोरियां हैं, बहुत डिफेक्ट है, और ये ह्यूमन सिस्टम है, हम लोग सब इंसान हैं तो गलतियां होंगी। लेकिन ये कहना कि सारी गलतियां एग्जीक्यूटिव की हैं या लेजिस्लेटर्स की हैं या पॉलिटिशियंस की हैं, हमने कोई गलती नहीं करी, मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक रिव्यू की जरूरत है। और जो धनखड़ साहब ने कहा, मुझे लगता है उसमें कोई गलत नहीं था। और आखिर में मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, भले ही आप संक्षेप में टिप्पणी करें, जो कुछ इस समय चल रहा है, जो मंथन चल रहा है, समुद्र मंथन चल रहा है, इसमें विष अलग होगा, अमृत निकलेगा, ऐसी हम उम्मीद करें? बिल्कुल होगा सर। देखिए, जब इस तरह का मंथन उस हाईएस्ट लेवल पे होता है, रास्ता तो निकलेगा। हिंदुस्तान की एक खासियत है सर, जब क्राइसिस होता है ना तो हम बहुत अच्छे उभर के निकलते हैं। कोविड का क्राइसिस था तो हम देखिए आज वैक्सीन भी बना ली, हमारे हॉस्पिटल भी तैयार हैं, हमने जो थर्ड वेव फोर्थ वेव को मैनेज करने के सारे सिस्टम तैयार हैं। अभी भी थोड़े दिन पहले आया था कि चाइना में देखिए एक एक दिन में करीब 4-4 करोड़ के 3.37 मिलियन 3 करोड़ के आसपास केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। हमारे यहाँ भी शक था, लेकिन हमारे हॉस्पिटल्स का प्रिपरेशन था, केसेस आए तो मैनेज भी किए गए होंगे। कहने का मतलब है कि हम लोग जब क्राइसिस से निकलते हैं एज ए समाज, हिंदुस्तान बेहतर निकलता है। और ये जो क्राइसिस चल रहा है ये अच्छा है, क्योंकि इसको, जिसे हम कहते हैं ना कि एमिकेबली सेटल होने की जरूरत नहीं है, इस क्राइसिस को और ब्लो होना चाहिए, ये क्राइसिस और बढ़ना चाहिए। क्योंकि जितना क्राइसिस बढ़ेगा उतना सीरियस मंथन होगा, उतने लोग जुड़ेंगे, उतने नए आइडियाज आएंगे, उतने नए विचार आएंगे, और जब उनका मंथन होगा उनमें से जो रास्ता निकलेगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो मैं बहुत होपफुल हूं कि ये जो क्राइसिस चल रहा है, इसके बाद जो रास्ता निकलेगा उससे जुडिशरी की इमेज इंप्रूव होगी, उससे भारत की जो आम जनता है उसको न्यायपालिका पे ज्यादा भरोसा होगा। डेमोक्रेसी का आधार वही है। तो ये जो क्राइसिस है, ये समुद्र मंथन निश्चित रूप से भारत के संविधान, भारत की जनता और भारत के हित में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, एक और जुडिशियरी से संबंधित अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और अपने बहुमूल्य विचार रखने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम।